तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर के, जो कि आईआईटी 2012 में पूछा गया है। कह रहा है कि दी कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो मुझे पता है भाई, कॉपर सल्फेट जो होता है वह ब्लू कलर का दिखता है। किस कलर का होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन? या कॉपर सल्फेट का जो एनहाइड्रस फॉर्म में होता है वह आपका सफेद होता है, व्हाइट होता है। जबकि यह जब आपका वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, तो जो सोल्यूशन बनता है वह ब्लू कलर का होता है। इसका मतलब हुआ कि आपको पता है कलर थ्योरी के हिसाब से, कलर थ्योरी के हिसाब से आपको अच्छे से पता हो गया कि आ, जो कलर किसी सबस्टांस का होता है वह जिस लाइट को ऑब्जॉर्व करता है उसका कंपोनेंट कलर आपको दिखाई पड़ता है। अगर कोई वस्तु आपकी रेड कलर की लाइट को अगर एब्जॉर्ब करता है तो वह कैसे दिखेगा, तो वह किस कलर का दिखेगा? तो मुझे पता है कि रेड का जो कंपोनेंट है, रेड का जो कंपोनेंट है वह है ग्रीन। क्या है? ग्रीन, है ना। तो हम बात करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर के। हम क्या बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर के, जो कि आईआईटी 2012 में पूछा गया है। द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन द्वारा कौन सा, किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है? तो मुझे पता है कॉपर सल्फेट जो है वह जब ए एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, एनहाइड्रस यानी जब इसके साथ में कोई वाटर मॉलिक्यूल आपका ऐड नहीं होता है, तब ये व्हाइट कलर का होता है। बट जब इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हम लोग वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वह किस कलर का होता है? ब्लू कलर का, है ना। और कलर थ्योरी के हिसाब से मुझे अच्छे से पता है कि कोई सबस्टांस आपका किस कलर का दिखाई पड़ेगा वह डिपेंड करेगा कि वह किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और कोई भी सबस्टांस जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसी का कॉम्प्लीमेंट कलर आपको ऑब्जर्व होता है। इसके लिए आप एक कलर व्हील बनाते हो। आरजी बॉबी, आर के जस्ट अपोजिट कौन सा रहेगा? जी। आरजी बॉबी, ब्लू, ब्लू के अपोजिट कौन रहेगा? ऑरेंज। और बी के अपोजिट कौन रहेगा? येलो। आरजी बॉबी, बॉबी यानी अगर रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कोई सबस्टांस तो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ेगा। अगर ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो रेड कलर का दिखाई पड़ेगा। अगर ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज दिखाई पड़ेगा। अगर ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से वायलेट कलर की लाइट को अगर एब्जॉर्ब करता है तो येलो दिखाई पड़ेगा, और येलो कलर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो वायलेट दिखाई पड़ेगा। क्योंकि कैसा दिखना है? दिखना तो इसे है ब्लू कलर का, है ना। तो ब्लू कलर की लाइट को ब्लू कलर को ऑब्जर्व होने के लिए, कलर ब्लू होने के लिए, या किस कलर की लाइट को ऑब्जर्व करना चाहिए इसे? रेड कलर की लाइट को, सॉरी ब्लू, है ना। ब्लू को दिखना चाहिए। अब इसका मतलब हुआ कि ऑरेंज कलर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। तो ऑरेंज रेड, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही है। फिर है अगला क्वेश्चन। द कैटालिटिक activity of transition metal and their compound is described mainly to। कैटालिटिक जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है और इनके जो कंपाउंड होते हैं मेनली किस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं? कि ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं, इनकी एक्टिविटी के पीछे क्या रीजन होता है, इसके बारे में पूछ रहा था। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। एक
एक क्वेश्चन आपका जो था AIPMT मेंस 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से कि दियर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये इनके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। फिर कह रहा है दियर केमिकल रिएक्टिविटी, नहीं भाई, कैटालिस्ट कैटलिस्ट होने के लिए रिएक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मैग्नेटिक बिहेवियर ये भी नहीं है, और अनफिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं। ये इनका जो प्रॉपर्टी होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का, यही इनको खास बात बनाता है कैटलिस्ट की तरह काम करने के लिए। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट बाई ओनली 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा आपका एलिमेंट है जो केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे अगर आप एक्टिनियम देखोगे, एक्टिनियम, तो एक्टिनियम आपका एक्टिनाइट जो सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा, एक्टिनियम, और इसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा वह क्या होगा। एक्टिनियम का सबसे फर्स्ट मेंबर जो है वह आपको रेडान, और फिर आपका 4F15D0, 51D1 और 6S2, यही इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्टिनियम का। तो एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर रेडान 4F15D1 और 6S2 होता है ना, ये नहीं हो आपका यहाँ पे 5F0 होता है, 4F0 होता है, 5D1 होता है, 6S2 होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसके वैलेंस शेल में केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके यह केवल एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो भी +3, क्योंकि अब 3 से ज्यादा है ये नहीं है, तो 3 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके वैलेंस शेल में तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही केवल शो करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा, AIPMT मेंस 2012 में पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखोगे, फॉर सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर लिस्टेड बिलो, फॉर विच वन ऑफ द देम स्टैंडर्ड पोटेंशियल EM2 से कहाँ पे चेंज हो रहा है, मेटल में चेंज हो रहा है। वैल्यू हैज पॉजिटिव साइन, कह रहा है कि आपका देखो फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल कितने सीरीज में बांटे गए, ट्रांजिशन मेटल 4 सीरीज में बांटे गए हैं। कौन कौन से, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज में बांटे गए हैं। 3D सीरीज की बात करोगे तो 3D सीरीज में आपका स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक एलिमेंट रखे गए हैं। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, मेटल टू ऑक्सीडेशन स्टेट में हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो M2 पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कौन किस एलिमेंट के लिए क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो कॉपर जो होता है, कॉपर, आपको पता है कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वह पॉजिटिव में आता है। यानी कॉपर जो आयन है वह क्या होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है। यह कॉपर आयन क्या होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है इनटू कॉपर। तो पॉजिटिव जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है बाकी सबका निगेटिव में आएगा, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट आपके जो हैं वह रिड्यूस नहीं होना चाहते हैं, लेकिन क्यूपरिक आयन क्या होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कॉपर। ये आपका AIPMT मेंस 2012 में पूछा गया है। आपको पता है कि अगर आप एक्टिविटी सीरीज देखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज किस बेसिस पे बनाया गया है, तो रिएक्टिविटी सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे बनाया गया है। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर से नीचे आते होते रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो नीचे वाले जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर वाले एलिमेंट आपके स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला है आपका पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इनटू, हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास आउट कर रहे हैं कहाँ पे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम लोग पास आउट कर रहे हैं एक एक्वस सोल्यूशन में, जिसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है आपका। एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें आपका मैंगनीज आयन, निकल आयन, क्यूप्रिक आयन और मर्क्यूरिक आयन, ये सारे आयन प्रेजेंट है इस एक्वस सोल्यूशन में। इस के एक्वस सोल्यूशन में हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास आउट कर रहे हैं, तो कौन सा प्रिसिपिटेट बनेगा, तो मुझे पता है अच्छी तरीके से कि आपका जो कॉपर होता है और जो मरकरी होता है, ये दोनों आपके आयन जो होंगे इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करके एक प्रिसिपिटेट बना लेंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड। ये दो प्रिसिपिटेट आपको यहाँ पे मिलेंगे, बाकी मैंगनीज और निकल आपके प्रिसिपिटेट नहीं बनाएंगे। यानी आपका यहाँ पे आंसर होगा क्यूप्रिक सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये आपका क्वेश्चन आईआईटी 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ द सेंट्रल मेटल इन एक्वस पर मैग्नेट आयन इन्वॉल्व। रिडक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल जो मेटल होता है किसमें भाई, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पर मैग्नेट आयन। तो पर मैग्नेट आयन जो होता है फार्मूला K-4 पे 1 नेगेटिव चार्ज, ये इसको हम लोग बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। इसमें आपका सेंट्रल मेटल कौन सा है, सेंट्रल मेटल आपका मैग्नीज है जो कि प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जब यह एसिडिक मीडियम में होता है तो यह किस में चेंज होता है, आपका मैग्नेस आयन में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, मैग्नेस आयन में। और ये जब पर मैग्नेट से मैग्नेस आयन में चेंज होगा तो +7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना। यानी एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होगा। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम है ना यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब फिर अगला क्वेश्चन है 26। इन द context of the lengthenoid which of the following statement is not correct। लेंथेनॉइड के केस में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, गलत वाला स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो एक बार आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे है कि ऑल मेंबर एग्जिस्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सही बात है, लेंथेनॉइड जितने भी आपके लेंथेनॉइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट आपके उनका जो स्टेबल कन्फिगरेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। यानी ये तो आपका ट्रू है, ये तो आपका ट्रू है। बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी सेपरेशन ऑफ द लेंथेनॉइड इज नॉट इजी। सही बात है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होने की नाते से इनकी इन लेंथेनॉइड को अलग करना एक दूसरे से बड़ा मुश्किल काम है, तो ट्रू, ये भी आपका ट्रू है। Availability of 4f electron result in the formation of compound in +4 state for all the member of the series। कह रहा है कि अवेलेबिलिटी जो 4f इलेक्ट्रॉन होता है यह अवेलेबल होता है क्या करने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। इसीलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का सारे जो मेंबर हैं एक्टेनॉइड के वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नहीं भाई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये ऑलरेडी आपका बात हो चुकी है। यानी ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। +4 नहीं, +3। ठीक है, देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द मेंबर विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द सीरीज। सीरीज में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ जाते हो तो इन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने की वजह से इसका जो रेडियाई होता है किसका, लेंथेनॉइड का, वो घटता है। ये भी बात आपकी ट्रू है। तो कौन सी बात गलत थी, तो सी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका
27 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट। इनमें में से कौन सा आपका प्रॉपर्टी सही से करेक्टली ऑर्डर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। पहला, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट को लगाया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि मैग्नीज जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता नहीं। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आर्गन 3d5 और 5s 4s2। तो ये जो आपका डी है, इसका मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीज ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज, डी डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। और सारे के सारे डी ऑर्बिटल कैसे होंगे आपके? सारे के सारे डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होगा। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो मैग्नीज होता है वह आपका हाफ फील्ड होने की वजह से जो मैग्नीज होता है वह मैग्नीज आपका कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता? ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाता कहाँ पे? कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल होने की वजह से ये जो डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन है ये यूटिलाइज नहीं होगा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आपका लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इसका लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा। बट यहाँ पे मैग्नीज का दिखाया गया है कि मैग्नीज का आपका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है यहाँ पे टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम में से। तो ये बात गलत है, तो ये आपका फॉल्स होगा। और यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट यही नहीं है, ये वाला ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 27 के बाद 28, एक क्वेश्चन का पूछा गया था AIPMT मेंस 2012 में। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपका था इस तरीके से कि 28 आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग ए नॉन मेटल एज ए कंस्टिट्यूएंट इन इट। ऐसा कौन सा एलॉय है जिसमें आपका एक कंपोनेंट क्या होता है? एक कंपोनेंट आपका नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल तो स्टील का नाम सुना होगा आपने। स्टील जो होता है एक एलॉय है जिसमें आपका क्रोमियम, आयरन और कार्बन मिक्स होते हैं। यहाँ पे एक कंपोनेंट कौन है? कार्बन। और कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। यानी स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसमें एक कंपोनेंट आपका कौन होता है? नॉन मेटल होता है। सही ऑप्शन होगा आपका स्टील। फिर अगला है क्वेश्चन, ये आपका पूछा गया था AIPMT 2012 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम। गैडोलियम का एटॉमिक नंबर दिया गया है 60। गैडोलियम का एटॉमिक नंबर दिया गया है 64, है ना? तो यहाँ पे जेनान 4F4F85D06S2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये क्या है आपका? 5F में कितने इलेक्ट्रॉन है? एफ जो सबसेल होता है, एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7, है ना? 7 होते हैं। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छह सात, 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ सबसेल में। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एफ सबसेल से डी सबसेल में जंप कर जाए, A7 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, है ना? तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने जंप करवा दिया यहाँ से यहाँ तक।
क्योंकि 4f ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वह बहुत ज्यादा नहीं होता है, कंपेरेबल होता है। इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल से 5d सबसेल में जंप कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल क्या होगा, आपका होगा हाफ फील्ड होगा। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे। और ए आपका क्या देगा, मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन देगा। ए स्टेबल कन्फिग्रेशन देगा, इसीलिए यहाँ पे इसका सही जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 4f7 5d1 6s2। अच्छा यहाँ पे देख लो, जेनान का होता है टामी, जेनान का टामी नंबर होता है 24 54। तो 54 इधर हो गए, 54 और 7 63 एक, नहीं 54 और 7 आपके 61 हो गए, 61 3 64। सही है यानी। एक क्वेश्चन आपका AI EEE 2011 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 30 कर देखोगे। आयरन एग्जिस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयरन इज इनकरेक्ट। आयरन जो होता है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और साथ ही साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इनमें में से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है फेरस कंपाउंड आर रिलेटिवली मोर आयनिक देन करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड। जो फेरस कंपाउंड होते हैं, फेरस कंपाउंड का मतलब जब आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब यह आपका मोर आयनिक करेक्टर का कंपाउंड बनाता है इन कंपेयर टू फेरिक आयन के कंपाउंड की तुलना में। तो अगर कोई एनायन है और फेरस आयन यहाँ पे इसके साथ में जुड़ता है, तो मुझे पता है कि चार्ज जितना कम होगा फजान रूल के हिसाब से, कैटायन पे चार्ज कम होने पे, कैटायन पे चार्ज लो होने पर आयनिक करेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब हुआ फेरस आयन क्या होगा, फेरस आयन आपका मोर आयनिक करेक्टर का बनाएगा कंपाउंड। जबकि फेरिक आयन पे ज्यादा चार्ज है, इसलिए इसके कंपाउंड में आपका कोवैलेंट करेक्टर होगा। कौन सा करेक्टर होगा, कोवैलेंट करेक्टर होगा। तो कह रहा था फेरस कंपाउंड आर रिलेटिवली मोर आयनिक, ये तो बात सही है। तो ये वाला बात ट्रू है। पूछ रहा था गलत कौन है, फेरस कंपाउंड आर लेस वोलाटाइल देन करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड, बात सही है। क्यों, क्योंकि भाई फेरस आयन, अगर फेरस आयन आप जो फेरस कंपाउंड होंगे इनमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर ज्यादा होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो ये जल्दी से आपका वेपराइज नहीं होगा, जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, तो ये लेस वोलाटाइल होगा। ये भी बात आपकी ट्रू है, दूसरा वाला भी बात ट्रू है। फेरस कंपाउंड आर मोर इजिली हाइड्रोलाइज देन करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड। फेरस जो कंपाउंड होते हैं पर इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इन कंपेयर टू फेरिक कंपाउंड। ये बात आपका गलत है, फेरिक कंपाउंड जो होते हैं आपके इजिली क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या है, फॉल्स है। और हमारा जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा। फिर कह रहा है फेरस, फेरस ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर देन फेरिक ऑक्साइड। ये बात सही है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके किस तरीके के कंपाउंड बनते हैं, बेसिक करेक्टर के। और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर के बनते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के। तो इस हिसाब से जो फेरस आपके फेरिक, फेरस ऑक्साइड होंगे वो मोर बेसिक कैरेक्टर के होंगे इन कंपेयर टू फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि फेरिक ऑक्साइड में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाई है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके एसिडिक कैरेक्टर के ऑक्साइड होंगे। एक क्वेश्चन भी आपका AI EEE 2012 में पूछा गया था। फिर अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
एक बार आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि पूछा गया है AIPMT 2012 में कि ऑन पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ए मिल्की कलर इज ऑब्जर्व। कह रहा है कि जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 7 एसिडिफाइड, यानी आपका जो सोल्यूशन है उसमें आपका एसिड भी प्रेजेंट है, तो इस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास आउट करते हो, तो एक आपका क्या बनता है, मिल्की कलर। मिल्क, ये जो सोल्यूशन होता है वो मिल्की कलर का हो जाता है क्या? मिल्की कलर का हो जाता है क्या? यस, मिल्की कलर का हो जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वह आपका क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास आउट करने पे जो सल्फर होता है वह प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है, और जो सोल्यूशन होता है वह मिल्की कलर का हो जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रिफर्ड ओवर दी पोटेशियम डाइक्रोमेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सोडियम डाइक्रोमेट को ज्यादा प्रिफर किया जाता है इन कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट की तुलना में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ये बात आपकी गलत है, क्यों? क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है यह हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होने की वजह से ये आसपास में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वह उसको ऑब्जर्व कर लेगा और पसीज जाएगा। क्या हो जाएगा? पसीज जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, हम वेट कर रहे हैं, हम जैसे मान लो कि हम मुझे इसका सोडियम डाइक्रोमेट का एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग इसका वेट हम करेंगे, इसको हम वेट करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल को लेकर के। बट जैसे ही वह एयर के संपर्क में आएगा तो वह क्या कर लेगा, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा। मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा तो ड्यूरिंग वेइंग वेइंग के दौरान क्या होगा, तौलने के दौरान में यहाँ पे आपका इसका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना पाना मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट इन कंपेयर टू सोडियम डाइक्रोमेट। ये ऑप्शन आपका क्या था, गलत था, फॉल्स था, गलत था। तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोल रहा है कि नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 32, रीजन फॉर द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने की वजह क्या है? पहला, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एप ऑर्बिटल। दूसरा, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। फिर डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज घटता नहीं है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, दी ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट, दी ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट ऑफ साइज, दी ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक रेडियाई होता है आपका, डिफरेंट एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वह डिक्रीज होने लगता है, ग्रेजुअल डिक्रीज होने लगता है। इस घटना को क्या बोलते हो, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने की जो पीछे मेन रीजन है वह है पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल। 4f सबसेल की साइज जो होती है, शेप जो होता है वह डिफ्यूज नेचर का होता है। इस कारण से यह आपका गुड सील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पाता है। नेग्लेजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं, नेग्लेजिबल तो नहीं बोल सकते आप, पुअर। पुअर अगर ये यही शब्द यहाँ पे बोलता कि क्या, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं होता है।
बल्कि जो नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट जो एफ ऑर्बिटल होता है, यह इसका जो सील्डिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग जो इफेक्ट होता है, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बात एक ही है। इसका जो एफ ऑर्बिटल होता है, इसका शेप जो होता है वह डिफ्यूज नेचर का होता है, इस कारण से ये गुड सील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पाता है, लगभग नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है अपने वैलेंस सेल पे, अपने बाहर के सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये लगभग नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपका ए आई पी एम टी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 आपका इस तरीके से है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। तो जब मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा है तो म्यू इक्वल टू दिया गया है 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन। अब मुझे पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एन एन प्लस टू। म्यू की वैल्यू कितनी है 2.83, और यहाँ पे एन एन प्लस टू। अगर एन की वैल्यू आप कितना रख दोगे, दो रख दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 की वैल्यू 2.83 होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दो। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दो। तो बताइए कि किसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंगनीज में तो आपके D5 होगा कन्फिग्रेशन, यानी इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, N=5 होगा। क्रोमियम आयन, क्रोमियम यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होगा तो इसका जो कन्फिग्रेशन निकल के आएगा D3। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3, ये भी नहीं होगा, ये तो था ही नहीं। टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, इसका मतलब हुआ कि इसका जो कन्फिग्रेशन आने वाला है वह होगा D1। इसमें केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी गलत है। आपका निकल, निकल +2, तो इसका जो कन्फिग्रेशन आएगा D8। कितना आएगा, D8। इसका D8 आने वाला है। और इसका अगर एक बार आप कन्फिग्रेशन करोगे तो T2G और EG में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सही ऑप्शन होगा बी। ये आपका AIPMT 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, जो कि पूछा गया है AIPMT 2014 में। कह रहा है द रिएक्शन ऑफ एक्वस पोटेशियम पर मैग्नेट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एसिडिक कंडीशन गिव। ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट का एक्वस जो सोल्यूशन है, यह एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या देता है, यहाँ पे आपका बनता ऑक्सीजन गैस, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी आपको, और साथ ही साथ आपका मैग्नीज जो होगा वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ऑक्सीजन गैस और मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सही ऑप्शन होगा बी। पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर होता है, देखो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है, यहाँ पे मैग्नीज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7। तो इसके हिसाब से मैग्नीज +7 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन D0 और H0 होगा। यानी इसके डी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर डी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। और जब डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो एक ऐसा होगा, कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वह वायलेट कलर का होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका ऑक्सीजन लिगेंड है, जो ऑक्सीजन आयन है, यह क्या करता है, यह ऑक्सीजन आयन चार्ज ट्रांसफर करता है किसको, मेटल, इस मैग्नीज आयन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। यानी लिगेंड, ये आपका लिगेंड है, ये मेटल है, लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है।
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, उसका कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, आपका ऑप्शन सही होगा बी। ये आपका जेई मेंस 2015 में पूछा गया था, जेई मेंस में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 36, जो कि जेई मेंस 2015 में ये भी पूछा गया है। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, अच्छा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड अगर आपको याद होगा तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट जिसका यूज किया जाता है कहाँ पे, पॉलीथीन के पॉलीमराइजेशन में, पॉलीथीन के फॉर्मेशन में इस कैटालिस्ट, एक कैटालिस्ट होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, इसका यूज किया जाता है। और जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है, तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज ए मिक्सर ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का एक मिक्सर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट में आपका कौन सा यूज हो रहा है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो इस ये आपका मैच करेगा कहाँ से, जिगलर नाटा कैटालिस्ट है। अब प्लेडमियम, प्लेडमियम डाइक्लोराइड, PdCl2, इसका यूज होता है वाकर प्रोसेस में, वाकर प्रोसेस में। वाकर प्रोसेस में ये आपका एक क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिस्ट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिस्ट है। तो इसका यूज होता है कहाँ पे, वाकर प्रोसेस में। बी वाले का आपका मैच करेगा फर्स्ट से। तो पर देखिए ए का दूसरा, ए का दूसरा, देखिए कहाँ पे है ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, ए का दूसरा। अच्छा, तो यानी या तो ए या ए गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ए या डी में से कोई एक सही हो सकता है। फिर बी का आपका पहला, बी का थर्ड है, ए तो गलत हो गया, ए वाला सही है। यानी सही ऑप्शन होगा ए। ये आपका जेई में 2015 में पूछा गया था।